नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी को IIBF के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस की तैयारी करवाई थी और बहुत से जो नए VLE बनने के लिए या जो भी भाई IIBF के एग्ज़ाम देना चाहते थे उन्होंने तैयारी की है और उनको बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिले हैं। तो आज की वीडियो IIBF से संबंधित क्वेश्चनों पर है, जिसमें आप सभी को जो पहले पार्ट की वीडियो बताई थी जिसमें हमने कुल मिला के 23 क्वेश्चन दिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवाएंगे। और अगर जिन VLE भाइयों को या जिनको भी IIBF के लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर लेने हैं तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है iictinstitute.org। इस वेबसाइट में आप सभी को विजिट करना है और यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल प्रोडक्ट का। इस पर आप क्लिक करेंगे और डिजिटल प्रोडक्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह करके डिजिटल प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे IIBF के PDF के लिए लिंक्स पड़ी हुई हैं, जिसमें आप अगर आपको हिंदी अंग्रेजी की PDF चाहिए तो यहाँ पे भी पड़ी है, ओनली इंग्लिश के लिए चाहिए तो ओनली इंग्लिश की है, ओनली हिंदी चाहिए तो ओनली हिंदी की भी PDF आप सभी को हमारे वेबसाइट iictinstitute.org पर मिल जाएगी। और इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से जाके भी आप सभी लोग IIBF के जो लेटेस्ट क्वेश्चन की PDF है ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम IIBF के पार्ट 2 पर और आप सभी को हम कंप्लीट करवाते हैं। जो क्वेश्चंस हैं IIBF के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित हम आगे के क्वेश्चन तैयार करवाते हैं और यही PDF आप सभी को हमारे जो चैनल है उस पर मिलेगी। आप सभी को यही PDF अगर आप लेंगे तो दोस्तों चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कुल मिला के 22-23 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन आप सभी को हम आज की वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे 24 नंबर की क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, या फिर जिन्होंने 23 नंबर का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो 23 नंबर से ही हम आज शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, RBI हैज स्टिपुलेटेड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ। तो RBI ने किस उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइसेंस, शाखा लाइसेंसिंग, RBI से पुनर्वित्त लेने, लाइसेंस, लघु ऋण, ग्राहक की पहचान एवं आवासीय या कार्यालय का पता सत्यापित करने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राहक की पहचान एवं आवासीय कार्यालय का पता सत्यापित करने के उद्देश्य से RBI ने जो आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं। ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा। इसी तरह अंग्रेजी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो बहुत लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है। जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे उस पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डी नंबर रहेगा, वेरीफाइंग आइडेंटिटी एज रेजिडेंशियल या ऑफिस एड्रेस ऑफ ए कस्टमर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन अकाउंटिंग टर्म्स ए जर्नल मीन्स। तो जर्नल मीन्स का क्या मतलब होता है, यानी लेखांकन के संदर्भ में जर्नल का अर्थ क्या है। तो जर्नल का अर्थ क्या है, ए मंथली स्टेटमेंट ऑफ आर अकाउंट बैलेंसेस, ए रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ए डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। और यही अगर देखें, सभी खातों की शेष राशि का मासिक विवरण जर्नल कहलाता है, या समाधान विवरण जर्नल कहलाता है, या अंतिम प्रविष्टि की बही जर्नल कहलाती है, या सभी व्यावसायिक लेन देन का जो दैनिक रिकॉर्ड होता है वो जर्नल कहलाता है। तो लेखांकन के संदर्भ में अगर कहें तो जर्नल का जो अर्थ होता है वो होता है ए डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी सभी व्यावसायिक लेन देन का दैनिक रिकॉर्ड जो आप रखते हैं उसको हम जर्नल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बिजनेस आवर्स फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस अदर कैश शुड बी टी। यानी नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए जो व्यावसायिक घंटे होते हैं तक होने चाहिए। कब तक होने चाहिए? ऑप्शन रहेंगे, कामकाजी घंटे समाप्त होने से 3 घंटे पहले, 3 आवर्स बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स, या कामकाजी घंटे समाप्त होने से 2 घंटे पहले, 2 आवर्स बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स, या कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले, 1 आवर बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स, या बैंक की सुविधा और इच्छा के अनुसार। ऑल बैंक डिजायर्स एंड कन्वेंस टू इट। तो जो नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए जो व्यावसायिक घंटे होते हैं वो आपके होंगे 1 आवर बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर, यानी कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले आप नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे जो मिले हैं उसमें आप काम करवा सकते हैं। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब वित्तीय विवरण
किसमें शामिल है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। आप पहला नंबर है बैलेंस शीट, दूसरा है प्रोफाइल एंड लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग प्रोसेस या नेचर ऑफ अकाउंट, मतलब तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, लेखांकन नीतियाँ, लेखों पर टिप्पणियाँ। तो सही आंसर क्या होगा, तो वित्तीय विवरण में जो शामिल होते हैं वो होते हैं आपके तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता। ऑप्शन डी नंबर सही होगा, केवल 1 और 2, ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग इंक्लूड, मतलब उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। ऑप्शन है सेफ्टी ऑफ फंड्स यानी धन की सुरक्षा, लिक्विडिटी यानी तरलता, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क यानी जोखिम का विविधीकरण, सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा कि उधार देने के लिए प्रमुख सिद्धांतों में से शामिल है, क्या शामिल है, यानी जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ लेंडिंग इंक्लूड, जो उधार देने में क्या क्या शामिल हैं, आपके शामिल रहेंगे धन की सुरक्षा, तरलता, जोखिम का विविधीकरण और प्रतिभूति। मतलब डी नंबर आपका सही होगा, दोनों क्वेश्चन के सही आंसर आपके डी होंगे। तो यही क्वेश्चन आपको IIBF के एग्जाम में मिलेंगे भी, और आप सभी को ज़्यादातर क्वेश्चन यही मिल रहे हैं, तो आप सभी इन क्वेश्चन को गहनता से तैयार करेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी बारोड फ्रॉम ए बैंक नोन एज, यानी बैंक से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है। तो बैंक से जो उधार ली गई धनराशि है उसकी लागत को क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं या ब्याज कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, प्रभार कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी बारोड फ्रॉम ए बैंक नोन एज, तो वो कहलाएगी आपकी इंटरेस्ट, ब्याज। बैंक से अगर उधार जो राशि ली जाती है उसमें आप सभी को इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट, ये जो बी नंबर का ऑप्शन रहेगा वो सही ऑप्शन, ब्याज इंटरेस्ट सही रहेगा। प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक इज या आर, जो बैंक के प्रमुख कार्य होते हैं कौन कौन से होते हैं, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जमा स्वीकार करना, लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग यानी उधार देना और निवेश करना, नॉन फंड बिजनेस एंड रेमिटेंस सर्विसेज मतलब गैर निधि व्यवसाय और प्रेषण सेवाएं, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो जो बैंक के मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं जमा स्वीकार करना, धन उधार देना, निवेश करना और गैर निधि व्यवसाय और प्रेषण सेवाएं करना, यानी सभी ये चीज़ें जो बैंक के मुख्य कार्य होते हैं, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको CRR कहते हैं। तो CRR का फुल फॉर्म भी कभी कभी क्वेश्चन में आप सभी को मिल जाता है। इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन प्रोपोर्शन टू दियर, मतलब आरक्षित नकदी विधि निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। तो इसका जो मेन ऑप्शन होगा वो होगा निवल मांग और मियादी देयता, नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज। ये ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज इट शुड बी कैटेगराइज्ड एज, मतलब कि यदि मूलधन या ब्याज भुगतान 61 से 90 दिनों के बीच अति देय नहीं है तो इसे किसके रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो रहेगा SMA2। इसको आपको लर्न कर लेना है, SMA2 ये एक प्रकार का क्या है, एक इसे जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है SMA2 की कैटेगरी में। तो ऑप्शन सी नंबर आपका होगा SMA2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स आर मैंडेट टू अचीव, यहाँ पे बैंक स्थान है, टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, परसेंटेज में दे रहा है, जितने भी घरेलू वाणिज्यिक बैंक हैं उनको RBI द्वारा एक निर्धारित प्राथमिकता के तहत रखा गया है, जिसमें उनको परसेंटेज डिवाइड किया गया है। तो उसमें कितने परसेंटेज का लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है, 20%, 25%, 40 और 30%। तो लक्ष्य जो है रखा गया है वो रखा गया 40%, ऑप्शन सी नंबर सही होगा 40%। तो इन जो क्वेश्चंस हैं इनके ऑप्शंस आप सभी को ऊपर नीचे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द क्रेडिट स्कोर गिवन बाय ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी विच इज ए स्नैपशॉट ऑफ ए कंज्यूमर्स क्रेडिट रिपोर्ट थ्रू एडवांस एनालिटिक्स टर्न्स द इंफॉर्मेशन इनटू ए
3 डिजिट नंबर रैंकिंग फ्रॉम, मतलब एक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा दिया गया क्रेडिट स्कोर जो एडवांस एनालिटिक्स के माध्यम से गणना की गई उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट है, जानकारी को के बीच 3 अंकों की संख्या में बदल देता है। तो कौन सी अंकों की संख्या में बदल देता है? सही आंसर आपका होगा 300 से लेकर 900 तक, 300 to 900, ठीक है। 300 से लेकर 900 तक के बीच के अंकों को स्नैपशॉट में वो बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेड्यूल बैंक इज ए, शेड्यूल बैंक का मतलब अनुसूचित बैंक एक बैंक है। कैसा बैंक है? अनुसूचित बैंक, मतलब इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल है। इन द पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में है, कि इन द कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर स्पेस वाणिज्यिक क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में है, या डेवलपमेंट बैंक मतलब विकास बैंक। तो जो अनुसूचित बैंक है वो एक प्रकार का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दैट बैंक ऑब्टेन व्हेन दे एक्सटेंड व्हीकल लोन्स ऑफ टैक्सी फॉर टैक्सी, टैक्सियों के लिए वाहन ऋण देते समय बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त करते हैं? तो अगर आपने टैक्सी खरीदी हो, वाहन खरीदा हो, तो आपको पता भी होगा कि मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति का बंधक बनाते हैं बैंक, या फिर हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल परचेज इन फेवर ऑफ द बैंक एंड थर्ड पार्टी को गारंटी, मतलब खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में दृष्टि बंधन और तीसरे पक्ष की गारंटी ली जाती है, या थर्ड पार्टी गारंटी ली जाती है तीसरे पक्ष की गारंटी, या फिर ओनली हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल परचेज इन फेवर ऑफ बैंक, मतलब खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में केवल दृष्टि बंधन। तो जो टैक्सियों के वाहन ऋण देते समय बैंक खरीदे गए वाहन का बैंक के पक्ष में एक दृष्टि बंधन बनाकर उसको लोन में देते, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर होगा इस क्वेश्चन का, अंग्रेजी में यही क्वेश्चन रहेगा, द ओनली हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल परचेज इन फेवर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्टूडेंट हैज सैंक्शन एन एजुकेशन लोन ऑफ ₹8 लाख फॉर स्टडीज इन इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैन बैंक डिमांड टू सिक्योर द लोन, मतलब किसी छात्र को भाषा में अध्ययन के लिए 8 लाख रुपए का शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक किस प्रकार की प्रतिभूति की मांग कर सकता है? मतलब बैंक अगर किसी स्टूडेंट के लोन देता है तो उसके लिए क्या क्या प्रतिभूति की मांग करेगा? ओनली को ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट, मतलब केवल माता पिता का दायित्व के साथ, या को ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी थर्ड पार्टी गारंटी लेगा, मतलब माता पिता की दायित्व और मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति तीसरे पक्ष की गारंटी लेगा, या फिर ओनली कोलैटरल सिक्योरिटी थर्ड पार्टी गारंटी लेगा, मतलब केवल संपार्श्विक प्रतिभूति तीसरे पक्ष की गारंटी लेगा, या फिर नो कोलैटरल इज नीडेड, मतलब किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अगर बैंक छात्र को लोन दे रहे हैं तो वो माता पिता की दायित्व और मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में रखेंगे, तभी उनको जो लोन से संबंधित है कार्य वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक्स विल ग्रांट लोन्स अंडर मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना के तहत बैंक ऋण देंगे, कैसे देंगे? मतलब आफ्टर ऑब्टेनिंग ग्रुप गारंटी, क्या क्या लेंगे कि यानी समूह गारंटी प्राप्त करने के बाद देंगे, या आफ्टर ऑब्टेनिंग मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ द अमाउंट ऑफ लोन्स इज अबव 5 लाख, यानी अचल संपत्ति को बंधक रखने के बाद यदि ऋण 5 लाख रुपए से अधिक है तो देंगे, या फिर विदाउट इन्वेस्टिंग फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ द लोन अमाउंट इज लेस देन 10 लाख, यानी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर दिए बिना यदि ऋण राशि 10 लाख रुपए से कम है तब दे देंगे, या फिर आफ्टर ऑब्टेनिंग थर्ड पार्टी गारंटी, मतलब केवल तृतीय पक्ष गारंटी प्राप्त करने के बाद वो डायरेक्ट दे देंगे। तो मुद्रा योजना जो होगा उसके तहत संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर दिए बिना यदि ऋण राशि 10 लाख रुपए से कम है तो वो ऋण दे देंगे। ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे द रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन कंपोनेंट अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में बी डन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बुनियादी ऋण घटक की जो चुकौती है गतिविधि निवेश के आधार पर की जा सकती है। किस आधार पर की जा सकती है? या तो नॉर्मली विद इन 5 ईयर्स, सामान्यतः 5 वर्ष के भीतर के लिए, या मैक्सिमम 3 ईयर्स अधिकतम 3 वर्ष के लिए, या मैक्सिमम 10 ईयर्स अधिकतम 10 वर्ष के लिए, या मैक्सिमम 5 ईयर्स अधिकतम 5 वर्ष के लिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो बुनियादी ऋण घटक की चुकौती है वो निवेश के आधार पर की जा सकती है सिर्फ 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सही होगा मैक्सिमम 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम्ड, यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसका लक्ष्य क्या है? तो योजना का लक्ष्य है प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर, किसानों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, या प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी गैर कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना, या फिर प्रोवाइडिंग क्रेडिट एज फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, लचीले और लागत प्रभावी तरीके से ऋण प्रदान करना। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो है किसानों को आवश्यकता आधारित और ऋण समय पर सहायता प्रदान करना, गैर कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना, लचीले और लागत प्रभावी तरीके से ऋण प्रदान करना। मतलब ये सारे ऑप्शन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्य से हैं। यही लक्ष्य है किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का, बैंक शुड क्लासीफाई एन अकाउंट एज एनपीए ओनली इफ द इंटरेस्ट ड्यू एंड चार्ज ड्यूरिंग ए क्वार्टर इज नॉट फुली पेड विद इन 2। तो बैंकों को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभावित ब्याज इतने से इतने के भीतर पूरी तरह से ना चुकाया गया हो। तो ऑप्शन है 90 डेज डेट ऑफ डेबिट, यानी डेबिट की तारीख 90 दिन से, या 90 डेज एंड ऑफ क्वार्टरली, तिमाही की समाप्ति 90 दिन, या मोर देन 90 डेज डेट ऑफ डेबिट, डेबिट की तारीख 90 दिन से अधिक समय, मोर देन 90 डेज एंड ऑफ द क्वार्टर, तिमाही का अंत 90 दिन से अधिक। ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही होगा वो क्या होगा कि बैंकों को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब तिमाही के दौरान देय और प्रभावित ब्याज तिमाही की समाप्ति 90 दिन के भीतर पूरी तरह से चुकाया ना गया हो। ऑप्शन बी नंबर होगा, तिमाही की समाप्ति 90 दिन, 90 डे एंड 90 डेज एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्म एसेट, जिसको एनपीए बोलते हैं, इफ इट रिमेन्स इरेगुलर फॉर, किसी खाते को गैर निष्पादित आस्ति यानी एनपीए माना जाएगा यदि वह क्या नहीं करेगा, तब तक अनियमित बना रहता। ऑप्शन है 2 क्रॉप सीजन्स इन एग्रीकल्चरल लोन विच हैव बीन एक्सटेंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, कृषि ऋण में 2 फसल मौसम जो अल्पावधि फसलों के लिए दिए गए हैं, या 90 डेज इन ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स, सभी प्रकार की कृषि ऋणों में 90 दिन, 180 डेज इन ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एग्रीकल्चरल लोन अकाउंट, सभी प्रकार की अप्रत्यक्ष कृषि ऋण खातों में 180 दिन, 2 क्रॉप सीजन इन ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लोन, सभी प्रकार के कृषि ऋणों में 2 फसल मौसम। तो सही आंसर क्या होगा कि किसी खाते को गैर निष्पादित आस्ति तब माना जाएगा जब वह कृषि ऋण में 2 फसल मौसम जो अल्पावधि फसलों के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए नंबर इस सीरीज का सही होगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कन्वर्टिंग ए लोन अकाउंट इनटू एनपीए बैंक आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इंसिपेंट स्ट्रेस इन द अकाउंट बाय मेकिंग, किसी ऋण खाते को एनपीए में बदलने से पहले बैंकों को बनाकर खाते में प्रारंभिक दबाव को पहचान करने की आवश्यकता होती है। तो ए बैड अकाउंट कैटेगरी यानी अशुद्ध जो खाता श्रेणी है उनके लिए, एन इरेगुलर कैटेगरी अनियमित श्रेणी वालों के लिए, द स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी यानी विशेष उल्लेख खाता श्रेणी, या ए लुक आफ्टर कैटेगरी रखवाली श्रेणी। किसी भी ऋण खाते को एनपीए में बदलने से पहले बैंकों को विशेष उल्लेख श्रेणी खाता जो होगा बनाकर प्रारंभिक दबाव को पहचान करने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन कैश क्रेडिट अकाउंट इन द नेम ऑफ XYZ द इंटरेस्ट हैज बीन डेबिटेड रेगुलरली फॉर 8 months but not pass through the account is within the limit and drawing power, the account will be classified as, मतलब XYZ के नाम पर नगदी ऋण खाते में ब्याज 8 महीने तक नियमित रूप से डेबिट हुआ है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि खाता लिमिट और आहरण विधि अधिकार के भीतर है, खाते को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो ऐसे जो खाते होंगे दोस्तों वो मानक खाते के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड खाते के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन में बी, लोकपाल के समक्ष लाए जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ रेट 50,000, 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का ना हो, नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य का ना हो, या ऑफ एनी अकाउंट
किसी भी राशि का हो या नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए से अधिक का ना हो। तो लोकपाल के समक्ष लाया जा सकने वाले बैंक और ग्राहक के बीच का विवाद 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य का जब नहीं होगा तो वो हो सकता है। ठीक है, 1 लाख रुपए का जब नहीं होगा तो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्बड्समैन। द ओम्बड्समैन अंडर द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इज, मतलब एकीकृत लोकपाल योजना के तहत लोकपाल क्या है? एन क्वैसी जुडिकल अथॉरिटी, मतलब एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है। अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years एट ए टाइम, लोकपाल की नियुक्ति एक बार में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाती है। Empower to pass an award directing payment by way of compensation of an amount, लोकपाल के पास मुआवजे के रूप में भुगतान का निर्देश देने वाला अधिनिर्णय पारित करने का अधिकार है। एंड अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार द्वारा नियुक्ति होता है। तो जो एकीकृत लोकपाल योजना है उसके तहत लोकपाल एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी होता है, एन क्वासी जुडिकल अथॉरिटी। ये ऑप्शन आपका ए नंबर इस क्वेश्चन का सही होगा। तो अब इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, एस्केलेशन मैट्रिक्स इज यूज्ड इन कंप्लेंट्स इट इज, एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग शिकायतों में किया जाता है। यह क्या है? ए टूल यूज्ड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज टू मैनेज द एस्केलेशन प्रोसेस, मतलब एस्केलेशन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए एक टूल है जिसका विनियमित संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब यूज्ड व्हेन द कंप्लेंट इज ऑफ सीरियस नेचर, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब शिकायत गंभीर प्रकृति की हो। या यूज्ड एट बाय ओम्बड्समैन लेवल व्हेन ही इज अनेबल टू सॉल्व द इशू ऑफ कंप्लेंट, मतलब उप लोकपाल स्तर पर उपयोग किया जाता है जब तक शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। और लास्ट है एन प्रोसीड्यूर टू सीग्रेगेट द कंप्लेंट सब्जेक्ट वाइड एट द रिसीविंग लेवल, मतलब प्राप्तकर्ता के स्तर पर शिकायतों को विषयवार अलग करने की प्रक्रिया। तो एस्केलेशन मैट्रिक्स का जो मूल उपयोग शिकायतों में किया जाता है वो किया जाता है एस्केलेशन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए एक टूल है जो किया जाता है एस्केलेशन मैट्रिक्स के उपयोग में। ए टूल यूज्ड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज टू मैनेज द एस्केलेशन प्रोसेस। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही होगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमने 23 से लेकर 46 तक के जो सीरीज है 23 क्वेश्चन आज भी कवर करवाए हैं, और आप सभी का जो ये पार्ट 2 है बहुत ही अच्छा रहा होगा। आशा करते हैं कि आप सभी को जो बताए गए क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे और आप सभी को इससे मदद भी मिले, एग्जाम में यही क्वेश्चन आए भी, हमारी यही कामना है। और सभी लोग तैयारी करते रहें, इसी तरह अगला पार्ट भी लाएंगे और आप सभी को तैयारी करवाएंगे। जिनको भी IIBF के अगर जिनका एग्ज़ाम जल्दी है तो वो PDF के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमने बताया भी है कि हमारी वेबसाइट IICTinstitute.org पर आप जाएंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिजिटल प्रोडक्ट का ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे और आपको ये PDF के लिए लिंक्स मिलेंगे। आपको जो भी PDF चाहिए हिंदी इंग्लिश या ओनली हिंदी, उस पर आपको बाय नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जाना होगा, आगे आपको ईमेल ID या फ़ोन नंबर देना होगा और आपको जो इसकी एक शुल्क निर्धारित की गई है उसको पे करना होगा। जैसे ही पे करेंगे आपके पास PDF चली जाएगी। तो आई होप आप सभी को बताए गए प्रोसेस समझ में आए होंगे। और आप सभी अगर नए हो चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आप सभी के लिए हम लेके आते रहेंगे। और CSC से संबंधित जो भी नया अपडेट आपको मिलेगा वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।